हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग अर्थक्वेक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो अर्थक्वेक का इंट्रोडक्शन हो गया, सिस्मोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, काजेस ऑफ अर्थक्वेक हो चुका, टर्मिनोलॉजी इसके बारे में बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन हुआ था। तो इस वीडियो में टर्मिनोलॉजी के बाद जो जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी क्या है, यानी अर्थक्वेक के टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, फोकस। सेकेंड आपका एपिसेंटर। थर्ड पॉइंट आपका सिस्मिक वर्टिकल था। फोर्थ पॉइंट कोसिस्मल लाइन। फिफ्थ सिस्मिक वेव्स। तो इन सभी टर्मिनोलॉजी को आप फिगर पे देखिए, पहले फिगर के थ्रू समझिए। हम लोग डिस्कस क्या किए थे कि अर्थक्वेक मेनली जनरेट कहाँ से होता है। पहला पॉइंट क्या था आपका, जो मेजर पॉइंट है, मेजर आपका जो पॉइंट था वो क्या था, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट या फिर कह लीजिए फोल्ड या फॉल्ट। ये कारण हो सकता है मेन रीजन अर्थक्वेक का। सेकेंड क्या था आपका, वॉल्केनिक eruption, इसके कारण भी जो है आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है। एक माइनर पॉइंट था जिसके अर्थक्वेक तो फील होगा आपको, ठीक है, लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस वाइब्रेशन उससे होगा, यानी सुपरफिशियल मूवमेंट। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए फिगर बना हुआ है। तो अब ये जो इम्पैक्ट यानी जो आपको ये दिख रहा है, ये जो आपको एनर्जी रिलीज होता हुआ दिख रहा है, ये सॉइल में नहीं होगा। ये सब चीजें क्या है, सॉइल में जनरेट नहीं होंगी। ठीक है, अर्थक्वेक होने के लिए क्या हम बताए थे कि हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा। अब हाई अमाउंट में एनर्जी कैसे रिलीज होगा, जब कोई ब्रिटल मटेरियल ब्रेक करेगा या स्लाइड करेगा या अपने आप जो है फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करेगा, शेयरिंग फोर्स होगा। ठीक है, तो हाई अमाउंट में एनर्जी क्या है वो रिलीज करेगा। यही ना डिस्कशन हुआ था। सॉइल में थोड़ी ना इस तरह का कोई एनर्जी रिलीज हो पाएगा। तो आपके ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये आप एज्यूम करिए कि कुछ इस प्रकार का आपका टेक्टोनिक प्लेट है या रॉक है। ये यहाँ पे इस तरह का पॉइंट कुछ एज्यूम करिए। ये मानिए प्लेट नंबर 1 है और ये है 2। ठीक है, अब यही 1 और 2 जो प्लेट्स हैं यही आपस में स्लाइड कर रहे हैं, आपस में ये स्लाइड कर रहे हैं। ये माना ऊपर की तरफ जा रहा है और ये माना ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है। तो इनके स्लाइडिंग के कारण ही ऊपर नीचे अप एंड डाउन, ठीक है, ये कुछ सेंटीमीटर ही मूव करते हैं। तो इतने मूवमेंट के ही कारण क्या है, बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी, यहां से एनर्जी रिलीज होता है। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि एनर्जी क्या है, ये स्फेरिकली जो है मूव करता है। ठीक है, ये एक पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे एक पॉइंट के रूप में आपका एनर्जी रिलीज होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट की तरह। अब ये पॉइंट क्या है, धीरे धीरे मूव करता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा तक जो है ये सिस्मिक वेव्स क्या करेंगे, उतनी दूरी तक मूव करेंगे। ठीक है, एक मिनट इसको इरेज करें। चलिए देखिए, तो यहाँ पे जब स्लाइड हुआ, जब प्लेट का स्लाइड हुए तो एनर्जी रिलीज हुआ, उस पॉइंट को हम कहते हैं एफ, यानी फोकस। इस पॉइंट को हम कह रहे हैं ये फोकस है। अब फोकस से जो वेव्स रिलीज हो रही हैं धीरे धीरे, यानी जो आपको ये आपको जो दिख रहा है, ये पॉइंट ये वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स। तो फोकस से रिलीज हुआ एनर्जी उसको हम कह रहे हैं सिस्मिक वेव। ठीक, तो फोकस देखिए, फोकस क्या है, जहां से एनर्जी रिलीज होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। कुछ लोग को कंफ्यूजन होता है कि जहां से एनर्जी रिलीज हो उसी को एपिसेंटर कहते हैं। ऐसा नहीं है, वो गलत है। ठीक है, जहां से भी एनर्जी रिलीज होता है उसको हम फोकस कहेंगे। और ये वेव्स, जैसे ये वेव्स जो निकल रही हैं ये अर्थ के नीचे है, जाहिर सी बात है, ये पूरा जो एनर्जी रिलीज हो रहा है
ये ग्राउंड से बहुत नीचे हैं, अर्थ सरफेस से लगभग 40-50 किलोमीटर नीचे जो है इनका स्लाइडिंग हुआ और एनर्जी रिलीज हुआ। तो अब ये एनर्जी जो है वेव्स के फॉर्म में अर्थ सरफेस पे आ रही है धीरे धीरे, देखिए वेव्स के फॉर्म में ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो सिस्मिक वेव्स अर्थ सरफेस पे नजदीकी किसी पॉइंट से टकराएं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा होगा कि सर ये नजदीकी पॉइंट ये है, यहाँ पे ये वेव्स इस अर्थ सरफेस से टकरा रही हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ईपी सेंटर, जिसको कैपिटल ई से डिनोट किया गया है, ठीक है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ये नजदीकी पॉइंट, आपको देखिए अगर ये आपको नजदीकी पॉइंट लग रहा है तो ठीक है, इसको एपी सेंटर कहिए। लेकिन अगर आपको कह रहे हैं नहीं सर हमको ये तो नजदीक नहीं लग रहा है, हमको ये पॉइंट नजदीक लग रहा है, तो आप देख लीजिए, आप खुद आप मेजर करिए कि क्या इस फोकस से यहां तक की दूरी नजदीक है कि यहां से इस यहां तक की दूरी नजदीक है, कौन सा पास में, देखिए ये वाला जो है बहुत नजदीक है, ये पास में है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ईपी सेंटर। ये पॉइंट क्या है, ईपी सेंटर है, क्योंकि फोकस से जो वेव्स चल रहा है नजदीकी अर्थ सरफेस से टकराने के बाद ईपी सेंटर का निर्माण करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो है ईपी सेंटर नहीं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन क्या है ईपी सेंटर का बेसिक डिफिनेशन यही है कि जो फोकस से अर्थ सरफेस पे पहुंचने पे, यानी मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने पे, ठीक है, यानी टकराने पे अर्थ सरफेस पे, उसी को हम कहेंगे ईपी सेंटर, ठीक है। यानी इस यहां यानी फोकस से लेके ईपी सेंटर की दूरी को हम क्या कहते हैं, सिस्मिक वर्टिकल। तो सिस्मिक वर्टिकल क्या है, इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ईपी सेंटर, ठीक है। ये आपका ईपी सेंटर नहीं होगा, ये पॉइंट आपका ईपी सेंटर नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी दूरी बहुत ज्यादा है। इसका मान लीजिए अगर आप 10 किलोमीटर है तो ये आपको 15 किलोमीटर पड़ेगा। तो इस केस में जो है आपको मिनिमम डिस्टेंस चूज करना है, तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, ये है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ईपी सेंटर। एस बी क्या है, सिस्मिक वर्टिकल, तो ये क्या है, डिस्टेंस है फोकस से एपिसेंटर की दूरी। नेक्स्ट क्या है, ये है ऑब्जर्वेशन स्टेशन, जिसको ओ से डिनोट किया गया है। ये लाइन क्या है, इस लाइन को हम कह रहे हैं कोसिस्मल लाइन। कोसिस्मल लाइन किसे कहते हैं, फोकस से लेकर ऑब्जर्वेटरी स्टेशन की दूरी को कहते हैं कोसिस्मल लाइन। इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम दूरी की कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दूरी रहे कोई दिक्कत नहीं। बस हम ये कह रहे हैं कि फोकस से लेके ऑब्जर्वेटरी स्टेशन तक की दूरी को हम कह रहे हैं कोसिस्मल लाइन। समझ में आया, इसको पूरा इरेज कर दें। अब इसके बारे में थियरी पढ़िए, थियरी क्या कह रहा है, थियरी के थ्रू आप समझिए, इस पॉइंट को अच्छे समझ लीजिए। ये सब देखिए फोकस, फोकस पढ़िए क्या है, इट इज द प्लेस ऑफ एक्चुअल ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, ओरिजिनली टर्म्ड सेंट्रम और हाइपोसेंट्रम, विच इज गिवन बाय एरिस्टोटल, ठीक है। एक लाइन के स्टेटमेंट है, देखिए, प्लेस ऑफ एक्चुअल ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव जो है आपका कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट से, या फिर आपके जो भी वॉल्केनिक इरप्शन के पॉइंट्स हैं, इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या कह रहा है, द फोकस वाज फर्स्ट थॉट टू बी अ पॉइंट बट लेटर अ लाइन। अर्थक्वेक के फोकस को कई जो है साइंटिस्ट द्वारा जो है इसको कह लीजिए कि इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये सब है जैसे ई हार्बो, आर डी ओल्डहम। हाउएवर कंसीडर द फोकस ए सीरीज of radial or intersecting line complex. Focus is the center within which strain energy is first converted to elastic wave energy. देखिए फोकस का एक और जो है आप डेफिनेशन आप देख लीजिए, स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी को आप समझते होंगे, पहले टर्म समझिए स्ट्रेन क्या होता है।
आप जानते होंगे स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपन एल, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, कोई इसका यूनिट होता नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी जाहिर सी बात है, कोई भी टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट हो रहा है तो उसमें क्या है, लेंथ में या तो वो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। ठीक है, तो वो गया स्ट्रेन। अब चूंकि वो स्ट्रेन जो है, जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो किसी भी मीडियम के थ्रू मूव कर रहा है, तो उसको हम एनर्जी के टर्म में डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि वो रुका हुआ नहीं है, उससे कोई ना कोई इंपैक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए उसको एनर्जी के रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब चूंकि एनर्जी है तो एनर्जी कहीं रुकेगा नहीं, वो मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होगा, यानी इलास्टिक वेव एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, दैट इज अर्थक्वेक वेव्स। डेप्थ ऑफ फोकस देख लीजिए। डेप्थ ऑफ फोकस, इसको तीन टर्म में डिफाइन किया गया है, सैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप। सैलो किसे कहेंगे, सैलो लेस देन 70 किलोमीटर, ग्राउंड सरफेस से 70 किलोमीटर के रेंज में अगर है या उससे कम है तो उसको हम सैलो कहेंगे, फोकस उसका फोकस सैलो है। इंटरमीडिएट किसे कहेंगे, जो 70 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई फोकस ओरिजिनेट है, यानी अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो उसको हम इंटरमीडिएट कहेंगे। डीप आप देख सकते हैं, डीप आपका 300 किलोमीटर के अबव यानी 700 किलोमीटर के लगभग में जो है आपका होता है। और एक और पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया है कि मोस्ट अर्थक्वेक ओरिजिनेट विद इन द अपर 250 किलोमीटर एंड नन बिलो 700 किलोमीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। अभी तक जो भी अर्थक्वेक आया है वो अप्रोक्सीमेटली लगभग कह लीजिए कि 250 किलोमीटर के रेंज में जो है ऑकर हुआ है, और 700 किलोमीटर से ज्यादा नहीं गया है, उसके बिलो ही है। ठीक, ईपी सेंटर देख लिए, ए प्लेस वर्टिकली above द फोकस ऑन द ग्राउंड सरफेस। ठीक, seismic vertical, a line joining the focus and the epicenter. Co-seismal line, a line joining the focus and an observatory station on the ground. ठीक है, नेक्स्ट आइए, सिस्मिक वेव्स। देखिए इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से आप हमको जो है डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। जो सिस्मिक वेव्स हैं जाहिर सी बात है टेक्टोनिक प्लेट से ही रिलीज होंगे। ठीक है, और वॉल्केनिक इरप्शन ऐसा नहीं है कि जो है वो जो है कहीं और से आएगा, वो भी टेक्टोनिक प्लेट्स को ही ब्रेक करता है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स कह लीजिए या फिर अर्थ क्रस्ट कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि ऐसे रॉक जो एज अ अर्थ के स्केल्टन के रूम पे एक्ट कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो भी तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, अर्थ के नीचे भी दबे हुए हैं, कहीं ना कहीं कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस पे वो भी रॉक्स हैं, वो प्रिवेंट कर रहे हैं मैग्मा को, बाहर आने से रोक रहे हैं वो सब। ठीक है, तो वो भी क्या है भाई, मैग्मा का हाई प्रेशर है, बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी उसके पास है, तो वो भी क्या करता है, कहीं भी वीक पॉइंट अगर फोल्ड फॉल्ट या फीचर्स कहीं क्रैक्स वगैरह उसको दिख गया तो हमेशा ट्राई करेगा कि वो बाहर की तरफ आए। ठीक है, मैग्मा हमेशा चाहेगा कि हम अर्थ सरफेस पे पहुंचे। ठीक, होता भी है, अर्थ सरफेस पे आएगा तो जो भी वहां पे रॉक है उसको क्या करेगा, वो ब्रेक करता हुआ आएगा। तो ब्रेक जब करेगा ना तो जाहिर सी बात है एक एनर्जी रिलीज करेगा, कंप्रेसिव फोर्स, टेंशन फोर्स। ठीक है, जहां पे तो इंपैक्ट पड़ेगा वहां पे टेंशन लगेगा, फिर वही फोर्स कहीं ना कहीं जाके कंप्रेसिव फोर्स में कन्वर्ट होगा थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, टेंशन कंप्रेशन का रेशियो चलता रहेगा, ऊपर से आपका डायरेक्टेड प्रेशर भी लग रहा है, ओवर बर्डन प्रेशर पड़ रहा है, कन्फाइनिंग प्रेशर, तमाम प्रकार के प्रेशर इसमें है। ठीक है, जिससे क्या है बहुत ज्यादा जो है एनर्जी जो है रिलीज होता है, और ग्राउंड क्या करता है, सेक सेक पोजिशन में आ जाता है, वाइब्रेशन होता है उसमें। ठीक है, तो ये है आपके अर्थक्वेक के कारण, तो आप इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। सिस्मिक वेव्स पे आइए, स्टेटमेंट पढ़िए क्या है, सिस्मिक वेव्स ड्यूरिंग ईच अर्थक्वेक elastic waves are generated at the focus. These waves are called seismic waves and they travel in all directions with their characteristic velocities. It is now a well established fact that seismic waves are three main types:
abbreviated as P waves, S waves and L waves। अब L waves को लॉन्ग वेव या लव वेव भी कहते हैं। चलिए देखिए, अभी आपको पी वेव, एस वेव थियोरेटिकली देख लीजिए, इसको हम पिक्चोरियल व्यू से और इस पे एक हम आपको वीडियो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए पी वेव क्या होता है, पहले स्टेटमेंट पढ़ के खत्म करिए। पी वेव क्या होता है? पी वेव को जो है हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, पुश एंड पुल वेव भी कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड कंप्रेसिव वेव्स भी कहते हैं। तो ये आप इनके नाम्स हैं, इसके इस प्रकार के नाम है, इसको आप जो है मेमोराइज करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, these are the faster of the seismic wave and are longitudinally in character, that is the particles vibrate in the direction of propagation। समझ में आया नहीं होगा। पी वेव को समझने के लिए आप एज्यूम करिए स्प्रिंग, एक बहुत बड़ा स्प्रिंग को आप एज्यूम करिए। स्प्रिंग कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, सोचिए इस प्रकार का स्प्रिंग आप एज्यूम करिए दिमाग में, और एक स्प्रिंग में जानते हैं दो दो सिरे हैं। एक सिरे पे आप समझ लीजिए आप हैं, दूसरे पे आप आपका फ्रेंड है। आप अपने साइड से जो है यहाँ से आप कंप्रेसिव फोर्स जो है लगाइए। ठीक है, आप पुश करिए चाहे पुल करिए, जो चाहे वो कर सकते हैं, इस पर आप अप्लाई करिए। तो आप देखिए वेव्स कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, आप खुद एज्यूम करिए जब उस पर अप्लाई करेंगे कंप्रेसिव या टेंशन फोर्स। ठीक है, तो वेव्स मूव जैसे करेंगे ना, धीरे धीरे क्या करते हैं वो आपके फ्रेंड की तरफ मूव करेंगे। ये धीरे धीरे यहाँ से जो भी आपके ये राउंडेड शेप में स्प्रिंग दिख रहा है, ये धीरे धीरे कंप्रेस होकर ये पार्ट मूव करते करते आपके फ्रेंड के साइड में पहुंचेंगे। ठीक है, यहां तक पहुंचेगा। तो सेम उसी प्रकार का जो स्प्रिंग की एनालॉजी हम आपको बता रहे हैं, सेम आपका वही पी वेव है। समझ में आया तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो अभी आपके फिगर आपको दिखाएंगे और एक आपको वीडियो भी दिखा देंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट आइए एस वेव, इसको सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। ठीक है, शियर वेव भी कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स या डिस्टोर्शन वेव्स भी कहते हैं। डिस्टोर्शन वेव ध्यान से देखिए, डिस्टोर्शन वेव यानी एस वेव जब आता है तो मोस्ट डिस्ट्रक्शन करता है, ज्यादा इफेक्ट करता है कि किस पे, ह्यूमन लाइफ पे और जो नेचुरल एग्जिस्टेंस यानी ट्री वगैरह है। ठीक है, उस पर प्रॉब्लम करता है। दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन कैरेक्टर like the light wave, that is particle vibrate at right angle to the direction of propagation। अब एस वेव को समझने के लिए देखिए, माना ये कोई आपका टेक्टोनिक प्लेट है, हॉरिजॉन्टल है ये टेक्टोनिक प्लेट, या फिर अर्थ ही मानिए, ये सॉइल है, ये सॉइल है और सरफेस है, अभी हॉरिजॉन्टल है। लेकिन जब एस वेव आता है तो क्या होगा, ये आपका देखिए टॉप सरफेस है, ये कुछ इस प्रकार का मूव कर जाएगा, और ये बॉटम है, ये सेम ऐसा ही मूवमेंट हो जाएगा इसका। एज्यूम करिए इसको, अभी ये हॉरिजॉन्टल था, जब एस वेव आया तो ये आपका टॉप सरफेस देखिए कुछ इस प्रकार कर्व कर्व नेचर में आ गया आपका। उसी प्रकार बॉटम नेचर भी क्या है आपका, कर्व नेचर में हो गया। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे देख रहे हैं ना एंटीक्लिन और सिनक्लिन का शेप बना, तो ये शेप जो है ना ये मूव करता है कॉन्टिन्यूअस सर्पेंटाइन। देखिए आपको जो है एक और नाम आ गया, देखिए सर्पेंटाइन, सर्पिलाकार मूवमेंट। ठीक है, सर्पेंटाइन मूवमेंट ऐसे होता रहेगा। ग्राउंड आपका इसी प्रकार, अगर अब सोचिए अब ग्राउंड सर्पेंटाइन नेचर में कुछ इस प्रकार अगर मोशन करता है तो कुछ बचेगा। अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे देखिए कोई होम है, कोई हाउस है, अभी हाउस ही 4-5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर मानिए ऊपर नीचे अगर हो गया तो क्या वो बचेगा? नहीं बचेगा, वो डिस्ट्रक्ट कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, इवन 5 सेंटीमीटर भी अगर वो ऊपर नीचे हुआ तो डैमेज है, वो इतने क्रैक्स उसमें आ जाएंगे कि कोई रह नहीं सकता।
ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलिए, बिल्डिंग आपका रहेगा कोई बात नहीं, ठीक है सेफ रहेगा, लेकिन इसमें इतने क्रैक हो जाएंगे कि आप रह नहीं सकते। बाकी और जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं या 20-30 या 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, वो तो टोटली कोलैप्स कर जाएंगी इस प्रकार के वेव में। नेक्स्ट आइए, अब देखिए इसको एल वेव है। अब एल वेव को जो है आप लॉन्ग वेव भी कह सकते हैं या लव वेव भी कह सकते हैं। देखिए क्या है, long wave or surface waves because their journey is confined mainly to the near surface layer of the earth. The surface wave are two types। देखिए ये एल वेव ही है लॉन्ग टाइप, ठीक है, टू टाइप्स नहीं है, बस एक ही है इसमें, रिले मान के चलिए, रिले वेव्स। तो रिले वेव देखिए क्या है, इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेचर partly being in the direction of propagation and partly at right angle to it। तो लॉन्ग वेव देखिए कैसे होता है, लॉन्ग वेव या लव वेव क्या है, अर्थ जान लीजिए कि ये कोई, मान लीजिए इस प्रकार का हम आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं सॉइल का। तो देखिए आप, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, यह सरफेस है। अब ये अर्थ सरफेस ही देखिए कुछ इस प्रकार का मूवमेंट कर जाएगा। अब अर्थ सरफेस ही कुछ इस प्रकार का मूवमेंट कर जाए, ऐसे ऐसे कर जाए, ठीक है, अर्थ सरफेस ही कुछ इस प्रकार का मूवमेंट है, ठीक है। अब इस प्रकार का अगर कोई मूवमेंट करता है तो उसको हम लॉन्ग वेव कहेंगे। एक यहाँ फिगर आप इसके देख लीजिए, पी वेव कुछ इस प्रकार का मूव करता है, ठीक है, ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है फिगर। नेक्स्ट फिगर देखिए, इससे आपको कुछ डाउट क्लियर हो जाए। पी वेब में देखिए, जो आप स्प्रिंग वाला एग्जांपल दिए थे, सेम स्प्रिंग वाला ये है यहाँ पे पी वेब। देखिए जब आप कंप्रेस करते हैं तो जो सर्कल है वो देखिए यहाँ पे कुछ कंप्रेसिव है, फिर ये आगे मूव करेगा, फिर वो कंप्रेसिव नेचर, फिर ये आगे मूव करता रहेगा ये। तो ये आपका पी वेब है। एस वेब में देखिए पूरा का पूरा जो है, जो सॉइल है वही इस प्रकार जो है मूवमेंट कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, तो एस वेब को जो है सेकेंडस या सियर वेब्स भी कहते हैं, देख लीजिए। एल वेब देखिए, एल वेब में जो है ये ग्राउंड का इस प्रकार का जो है मोशन करके चला है, देखिए इस प्रकार का जिग जैक शेप में, ठीक है। लॉन्ग वेब चाहे लव वेब कुछ भी कहिए इसको। रिले वेब देखिए क्या है, रिले वेब में पूरा का पूरा जो है आपका सॉइल मूव नहीं करता है। देखिए आर वेब या रिले वेब में देखिए सॉइल का कुछ ही पोर्शन जो है मूव करता है, और उसमें नेचर क्या रहेगा आपका, उसमें आपका पी और एस दोनों का नेचर इसमें इन्वॉल्व रहता है। रिले वेब में मात्र आधा पार्ट ही सॉइल का इतना ही सरफेस जो है मूव करेगा, बाकी रेस्ट के पोजीशन में रहेगा। ये पार्ट आपका कह लीजिए रेस्ट के पोजीशन में है या ये स्टेटिक है, बाकी इतना पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये आपका डायनामिक है, ये आपका मूव करता रहेगा, ये पोर्शन, इतना पोर्शन आपका मूव करेगा। तो आई थिंक इतना हम समझ रहे हैं कि सफिशियंट है, ये फिगर से आप समझ गए तो सफिशियंट है। अदरवाइज हमारे पास वीडियो भी है, आपको वीडियो के थ्रू भी आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसी के थ्रू समझ लीजिए। टी वेब, एस वेब, एल वेब एंड रिले वेब। तो पी वेब में देखिए
ये जो कंप्रेशन आपको दिख रहा है, ये कंप्रेशन जो है कंटिन्यूअस मूव करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको कंप्रेशन दिख रहा है, फिर ये कंप्रेशन क्या है, एक्सपेंशन के केस में चला आएगा, एक्सपेंड करेगा, फिर कुछ पॉइंट पे जाने के बाद जो है फिर से वही कंप्रेसिव नेचर इसका शो करेगा, फिर वही कंप्रेसिव जब आगे मूव करेगा तो एक्सपेंशन। ये देखिए आपको इतने पॉइंट पे आपको एक्सपेंशन दिख रहा है, फिर सडन जो है इनका कंप्रेशन दिखेगा, फिर एक्सपेंशन यहाँ पे दिखेगा, फिर कंप्रेशन दिखेगा, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते क्या है, कंप्रेशन जो है एनर्जी क्या है, आगे जैसे मूव कर रहा है, मूव करते करते पूरा एनर्जी जब लूज कर जाएगा, लॉस कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब ये जो कंप्रेशन वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सारे पॉइंट हैं एक समान हो जाएंगे, यूनिफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, एस वेब में देखिए, एस वेब में पूरा का पूरा जो सॉइल है आपका वेब की तरह मूव कर जाएगा। देखिए ये पूरा कुछ इस प्रकार के ये मूवमेंट हो जाएगा। एल वेब इस प्रकार का पूरा ग्राउंड ही जो है आपका इस प्रकार का शेप कर जाएगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, रेल वेब में ये डिस्कस हो चुका है कि भाई जो बॉटम का पोर्शन है, तो बॉटम पोर्शन आपका स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, ये कहीं मूव नहीं करेगा। बस जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस में जो है दो प्रकार के नेचर रहेंगे, पी वेब और एस वेब, दोनों प्रकार के नेचर इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो ये है, तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव देखिए आपका एस वेब है। एस वेब में देखिए क्या है, आपका पूरा का पूरा जो है सॉइल ही डिस्टर्ब हो गया। अब इस पे अब सोचिए, अब इस ग्राउंड पे अगर कोई रोड बना है तो क्या हाल होगा, पूरा का पूरा रोड क्या है, खत्म, वो डिस्ट्रक्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। इस बीच में कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग भी डिस्टर्ब है, पूरा पूरा डिस्ट्रॉय वो। ठीक है, तो इसको देखिए इसीलिए कह रहे हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव वेव है। इस प्रकार का वेव अगर जनरेट हो रहा है वेव, तो जहां कहीं भी ये वेव जनरेट होंगे वो पूरा का पूरा वो उस जगह का सब कुछ खत्म कर देगा, कुछ भी बचेगा नहीं। इस वाले केस में क्या है कि ग्राउंड बस मूव करेगा, हल्का फुल्का शेक करेगा। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं होगा, बहुत ही माइनर डिस्ट्रक्शन होगा। एल वाले में भी उतना डिस्ट्रक्शन नहीं है जितना एस में है। बाकी आर तो आपका जानते हैं ये मिला जुला है, ये तो इसका मिला जुला प्रभाव भी रहेगा रेलवे वेब में। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैग्नीट्यूड देन इंटेंसिटी। तो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी को जो है हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टर्मिनोलॉजी हम सोच रहे हैं इतना ठीक है, इस वीडियो में टर्मिनोलॉजी तक ही ठीक है, क्योंकि वीडियो भी प्ले करना था, वीडियो प्ले हो नहीं रहा है इसमें, कोई बात नहीं। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोगों ने अर्थक्वेक के टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर लिया। देखिए अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनेशन में अर्थक्वेक के बारे में पूछा जाता है, बेसिक इंट्रोडक्शन की अर्थक्वेक एक्चुअली में होता क्या है, देन उसके बाद ये सभी पॉइंट्स आपको डिस्कस करने पड़ जाएंगे। ये आपको स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ है, आप फिगर बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो सिस्मिक वेव्स आता है, जिसमें ये सभी वेव्स के बारे में आपको डिस्कशन करना पड़ जाएगा डिटेल में, डिटेल में विथ फिगर। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि जियोलॉजी में अगर आप जियोलॉजी पढ़ रहे हैं और जियोलॉजी का आप पेपर देने जा रहे हैं, तो जियोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक क्वेश्चन में जो है, कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें आपको फिगर जो है ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जियोलॉजी बिना फिगर के जो है आप उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, आप समझ नहीं सकते हैं। आप देखिए खुद तो पहले समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आप जो है खुद तो समझ नहीं पाएंगे, देखिए बिना बिना फिगर के आप जियोलॉजी जो है समझ नहीं पाएंगे, और पेपर में जो है बिना फिगर आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते। तो अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, तो इट्स
मस्ट, ये वेरी मस्ट है कि आप अगर आप कोई भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आप फिगर जरूर जो है बनाएं। बिना फिगर के आप कोई भी चीज़ जो है इसमें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे आप फोल्ड है, फॉल्ट है, चाहे अर्थक्वेक, चाहे आगे फर्दर और भी जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वो बिना फिगर के है ही नहीं। आप किसी भी चीज़ को थियोरेटिकली जियोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिना पिक्चोरियल व्यू आप अगर नहीं देते हैं तो कोई मतलब नहीं है, वो सारा निरर्थक है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है, पूछ दिया कि भाई डिफाइन फोल्ड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो अगर फोल्ड के बारे में कह रहा है तो फोल्ड और क्लासिफिकेशन 10 नंबर का है। तो अगर आप फोल्ड और क्लासिफिकेशन लिख के आ रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं, तो मात्र 5 नंबर ही देगा, या फिर इवन उससे कम भी नंबर दे सकता है। फोल्ड का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्लासिफिकेशन 10-13 क्लासिफिकेशन है, आप उसको बस पॉइंट लिख के चले हैं और लिख दें, तो आपको 4 से 5 नंबर ही मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, कोई चांस ही नहीं बनता, इवन इससे भी कम हो सकता है। वहीं अगर आप फिगर बनाते हैं और लिखते कम है, देखिए लिखना कुछ नहीं, इसमें आप बेसिक पॉइंट लिखिए, बेसिक। ठीक है, जो जनरल टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म, आपको जो भी है स्लाइड्स में, पीपीटी के थ्रू, या फिर वीडियो में जो भी है, या आपको नोट्स हम जो प्रोवाइड कराएंगे, सब जो है पॉइंट वाइज है। आप पॉइंट लिखिए, ठीक है, पॉइंट को आप देख लीजिए, पॉइंट को आप उसको मेमोराइज करिए, फिगर को मेमोराइज करिए, लिख दीजिए, इट इज़ इनफ। इससे ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के बारे में देख लीजिए। मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी, कौन कौन सी इंटेंसिटी कहाँ यूज होते हैं, अदर कंट्रीज़ के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर देंगे, कहाँ कहाँ से कौन सा इंटेंसिटी मेजर करते हैं। फिर आपको ये डिस्कस कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनेशन में आता है। फिर सिस्मोग्राफ के बारे में बेसिक दिखा देंगे कि किस प्रकार का सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।